रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो पर। और मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत। दोस्तों, हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी जानकारियां। और हमारा यही प्रयास रहता है कि हमारी जानकारियों के द्वारा रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलते रहें। हमारे कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत के माध्यम से सभी प्रकार की बीमारियों के विषय में खास बातचीत की जाती है और हमारे साथ मौजूद होते हैं उस विषय के विशेषज्ञ। और इस कड़ी में आज के एपिसोड में हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, और इन जानकारियों को साझा करने के लिए आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ मौजूद है अवंती हॉस्पिटल उज्जैन के अनुभवी और जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पुनीत महाडिक सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका रेडियो दस्तक के स्टूडियो में। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर पुनीत महाडिक हूं और अवंती हॉस्पिटल उज्जैन में सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत हूं। और आज मैं आपसे प्रोस्टेट और उसमें होने वाली बीमारियां और उनके इलाज के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहले हमारे श्रोता जानना चाहते हैं प्रोस्टेट होता क्या है? विनय जी, ये काफ़ी अच्छा सवाल किया है आपने। बेसिकली प्रोस्टेट को लेके आमजन के दिमाग में काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं। प्रोस्टेट बेसिकली एक सामान्य ग्रंथि होती है जो सभी पुरुषों में पाई जाती है और ये महिलाओं में नहीं होती है। और हर पुरुष में उम्र के साथ ये ग्रंथि बढ़ती है, इसका साइज बढ़ता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। और जब हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं उस समय फिर ये ग्रंथि मूत्र नलिका पे दबाव पैदा करके उसमें कुछ रुकावट पैदा करती है, जिससे कुछ लक्षण आते हैं, जिसे आमजन कहता है कि प्रोस्टेट के लक्षण आ गए हैं, प्रोस्टेट हो गया है। और प्रोस्टेट बेसिकली शरीर के अंदर होता है, बाहर से दिखाई नहीं देता। पेट के निचले भाग में ये पाया जाता है। हमारे शरीर में मूत्र किडनीज में बनता है, मूत्र नलिका से होते हुए पेशाब की थैली के अंदर उसका भंडारण होता है। वहाँ से उसका जो निर्गम है वो यूरेथ्रा यानी मूत्र नली जो हमें बाहर से दिखाई देती है वहाँ से होता है। तो लिंग के अंदर मूत्र नलिका, पेशाब की थैली और लिंग के बीच में कहीं एक ये ग्रंथि अखरोट के आकार की होती है, जिसका कि सामान्य फंक्शन होता है बॉडी में। ये आवश्यक है, ये कोई कैंसर की गांठ इसमें नहीं है, सभी में होती है। किसी किसी में कैंसर इसके अंदर उत्पन्न हो जाता है जी। और जो सबसे कॉमन बीमारी है इसके अंदर वो होती है कि एक जो है इसे हम कहते हैं बढ़ा हुआ प्रोस्टेट, उसका साइज बढ़ जाना और उसके लक्षण आना जी सर। और प्रौढ़ अवस्था में ये लगभग हर पुरुष में किसी में कम ज्यादा मात्रा में आते ही जी। श्रोताओं, जैसा कि सर ने बताया कि प्रोस्टेट के बारे में सर ने अपनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और इसी क्रम में हम चाहेंगे कि प्रोस्टेट में कौन सी बीमारी होती है, एक या अलग प्रकार की? जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। और आज मैं रेडियो दस्तक के माध्यम से सभी श्रोताओं को बताना चाहता हूँ, प्रोस्टेट में वैसे तो जो सबसे कॉमन, सबसे नंबर 1 बीमारी है जो प्रौढ़ अवस्था में होती है वो है बढ़ा हुआ प्रोस्टेट, यानी कि शुद्ध हिंदी में कहें तो विस्तारित प्रोस्टेट। और इसको हम BPH भी कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसका अर्थ होता है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। बेनाइन मतलब कैंसर नहीं है, प्रोस्टेट का हाइपरप्लेसिया मतलब उनके जो कोशिकाएं हैं उनकी मात्रा बढ़ जाना, उसका साइज बड़ा हो जाना। फिर कुछ अन्य बीमारियां भी हैं प्रोस्टेट में जो BPH नहीं होती हैं जी। जैसे कि कम उम्र में होने वाली होती है बीमारी प्रोस्टेट का इन्फेक्शन, प्रोस्टेटाइटिस एक्यूट या क्रॉनिक भी होता है, जो कि 30 से कम आयु वर्ग के युवकों में पाया जाता है जी। और ये यौन संबंधों के कारण या दूसरे किसी इन्फेक्शंस के कारण होता है जी। और इसमें लंबे समय तक हमें एंटीबायोटिक्स देना पड़ती हैं, पेशाब में दर्द और जलन होता है जी। और एक बीमारी जो हमारे भारतीय प्रायद्वीप में कम है लेकिन यूरोप और अमेरिका में ज़्यादा पाई जाती है, वो है इस प्रोस्टेट का कैंसर होना जी। और एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता है कि प्रोस्टेट जो ग्रंथि है वो एक, आप मान सकते हैं, संतरे के समान है। और संतरे का जो छिलका है उसमें अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं जो कि कैंसर की हैं, और उसके अंदर जो उसकी फाँकें हैं, गुदा है, उसके अंदर जो है ये उसका विस्तारित प्रोस्टेट यानी BPH होता है जी सर। ये बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को मिल रही है डॉक्टर पुनीत महाडिक सर के द्वारा। डॉक्टर साहब से थोड़ा सा ये भी हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि बढ़े हुए प्रोस्टेट में ऑपरेशन की जरूरत कब होती है? जी, मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि BPH में हर बढ़े हुए प्रोस्टेट को ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है।
हर बड़ा हुआ प्रोस्टेट में लक्षण उतने नहीं होते हैं, या हर किसी को जिसको लक्षण हैं वो सभी लक्षण बड़े हुए प्रोस्टेट मतलब उसी अनुपात में नहीं होते हैं। जी सर। तो ऑपरेशन के जो इंडिकेशन हम कहते हैं कि जिन लोगों को ऑपरेशन की आवश्यकता होगी वो ये है, सबसे नंबर 1 यानी पहला कि जब हमारी जीवन शैली पे यह विपरीत प्रभाव डालने लगे। जी। यानी कि जो हमारे जो लक्षण हैं जिन्हें हम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम कहते हैं वो इतने ज़्यादा हों कि उसका जीवन मतलब मुश्किल में आ जाए, उसे बार बार यूरिन जाना पड़े, मिनटों तक यूरिन में जोर लगाना पड़े, रात में बार बार उठ के उसकी नींद खराब होने लगे, और जब ये अधिक हो जाएंगे तब इसमें ऑपरेशन की आवश्यकता होगी। दूसरा है इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने लगे, यानी कुछ दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे होने लगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये मूत्र तंत्र में एक ग्लैंड है, गठान है, जो कि दबाव पैदा करती है। तो पेशाब में रुकावट होगी, पेशाब का जमाव होगा, तो उसमें फिर बार बार इन्फेक्शन होना, पेशाब में खून आना बार बार, पेशाब का यकायक अचानक रुक जाना जिसके लिए कैथेटर नली लगाने की आवश्यकता हो। इसमें हमारी किडनीज़ में प्रेशर का बढ़ना और किडनीज़ का डैमेज होना, उनके काम करने के उसमें कुछ परिवर्तन आना, या यूरिन में पथरी बन जाना। जी सर। इस तरह की चीज़ें जब होंगी तब फिर इसको ऑपरेशन की आवश्यकता बहुत करके 100% लगेगी। जी सर। तो ये तो सर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि बड़े हुए प्रोस्टेट में ऑपरेशन की ज़रूरत कब होती है। इस बारे में हमारे श्रोताओं को बहुत ही सटीक और बहुत ही सुंदर जानकारी बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से मिली। हमारे श्रोता जानना चाहते हैं सर कि लेजर से प्रोस्टेट ऑपरेशन के क्या फ़ायदे होते हैं? जी हाँ, आजकल लेज़र टेक्निक सबसे लेटेस्ट एडवांस टेक्निक है हमारे प्रोस्टेट के ऑपरेशन के लिए। जी सर। पहले जैसे आपको ज्ञात होगा 20, 25, 30 साल पहले हाथ से ऑपरेशन हुआ करते थे, चीरा लगा के प्रोस्टेट की गठान को निकाला जाता था। जी। कुछ कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते थे पर परिणाम वैसे भी अच्छे होते थे। फिर आया TURP का यानी करंट वाले दूरबीन के ऑपरेशन का दौर, जिसके अंदर दूरबीन मूत्र नलिका से डाल के प्रोस्टेट के छोटे छोटे टुकड़े निकाले जाते हैं। फिर अभी पिछले 5 से 10 सालों में जो दौर है वो है लेज़र प्रोस्टेट ऑपरेशन का, जिसमें कि उसी दूरबीन के द्वारा हम लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। एक बारीक सा तार लेज़र का जाके लेज़र से, जैसा कि मैंने आपको कहा था, संतरे के आकार का है, संतरे जैसा कुछ इसका स्ट्रक्चर है। तो संतरे के छिलके को हम वहीं छोड़ देते हैं और जिस प्रकार से आप उंगली से फाकों को निकाल देते हैं वैसे ही हम लेज़र की हेल्प से उन फाकों को, मतलब प्रोस्टेट का जो नोड्यूल होता है, जो गठान होती है, उसको पूरा बाहर निकाल देते हैं और छिलका वहीं पे रह जाता है और इससे अधिक से अधिक प्रोस्टेट की गांठ को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो लंबे समय में जो सबसे नंबर 1 फ़ायदा वो ये है कि 15 से 20 साल तक आपको जो है वापस से प्रोस्टेट के कारण तकलीफ नहीं होगी। जी सर। दूसरा ये है कि पुराना वाले ऑपरेशन जो करंट वाला था उसमें करंट फैलने का डर है, कभी किसी किसी को मूत्र नली का संकुचन होने का डर रहता है, तो वो एक चीज़ मतलब करंटलेस सर्जरी है। जी। तीसरा ये है कि कभी कभी प्रोस्टेट वाले ऑपरेशन में शरीर में अधिक पानी का जमा होने से हार्ट में या कभी कभी दिमाग में भी पानी भरने की एक रेयर संभावना होती है, तो वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और आजकल कई सारे हमारे सीनियर मरीज खून पतला करने की दवाई खाते हैं क्योंकि उनको हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की बहुत कॉमन है हमारे देश में, तो वो बंद करना भी कई बार उचित नहीं होता है। तो लेज़र में यह है कि काफ़ी कम खून बहता है, जो खून बहता भी है उसको वहीं पे साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम लेज़र एनर्जी उसको खून के प्रभाव को बंद कर देती है। जी। तो इकोस्प्रिन वगैरह जैसी गोलियां खाते हुए भी आप ये ऑपरेशन करा सकते हैं। जी। उसका भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। आगे ये है कि जो कैथेटर इसमें लंबे समय तक लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि खून आपका बहता ही कम है। जी। तो अगले ही दिन आपको अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है, 2 दिन के अंदर ही आपका कैथेटर जो है निकल सकता है। तो हॉस्पिटल में ज़्यादा रुकना इस सब की आवश्यकता नहीं है। अब जहाँ खून नहीं बह रहा है तो फिर उसको रोकने के लिए दोबारा ऑपरेशन करना, इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। या खून पहले जैसे ज़्यादा बहता था तो खून के थक्के जम के कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, दोबारा ऑपरेशन रूम में जाना पड़ता था, वो चीज़ें इसमें नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े से बड़ा प्रोस्टेट, जैसे मैं अपने पर्सनल अनुभव से आपको कहूँगा, मैंने लगभग 300 ग्राम का प्रोस्टेट भी इससे किया है। सामान्यतः प्रोस्टेट जो अनुमानित होते हैं वो 60-70 ग्राम के तक होते हैं। जी। तो वो TURP द्वारा, करंट वाले ऑपरेशन के द्वारा संभव अब तक नहीं थे, पर अब ये इससे संभव है। तो निश्चित ही हमारे श्रोताओं को बहुत ही अच्छी जानकारी मिली कि जो लेजर की अत्याधुनिक तकनीक से जो प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया जाता है और उसमें उसकी जो भी महत्वपूर्ण चीजें सर ने बताई, और हमारे श्रोताओं के लिए वो जानकारी बहुत ही अत्यंत आवश्यक और उपयोगी रहेगी। आगे सर इसी सब्जेक्ट में हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि जीवन शैली में परिवर्तन से क्या बड़े हुए प्रोस्टेट की तकलीफ से बचा जा सकता है? जी हाँ, जीवन शैली में परिवर्तन सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। जी। और
इससे हम प्रोस्टेट की बढ़त को तो नहीं रोक सकते, पर उससे जो परेशानियां हमें हो रही हैं, कुछ छोटे छोटे उपाय करके उससे हम बच सकते हैं। जैसे सबसे कॉमन इसमें होता है रात को बार बार यूरिन के लिए जाना। तो पहली मेरी सलाह होगी कि रात को सोने के 2 घंटे पहले से आप पानी पीना बिल्कुल बंद कर दें। कई लोगों को आदत होती है रात को दूध पीना, या कुछ लोग शायद अल्कोहल का सेवन भी करते हैं नियमित रूप से, तो वो सब भी एक पेशाब की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो उससे आपको रात को ज़्यादा पेशाब आएगा। वैसे भी सामान्य व्यक्ति को रात में पेशाब ज़्यादा बनता है, तो सोने के 2 घंटा पहले पानी पीना बिल्कुल बंद कर दें। रात के खाने में नमक का सेवन कम करें। दूसरा, अगर आपको कोई हार्ट फेलियर वगैरह इस तरह की हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं तो उनके डॉक्टर्स को आप दिखाएं और उनसे सलाह लें। आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि सोने से पहले टहलने की आदत डाल लें बुजुर्ग लोग। तो जो ब्लड हमारा पाँव में जमा होता है उससे यूरिन बन जाए और वो सोने के पहले ही मतलब मूत्र त्याग कर दें। और सबसे ज़रूरी है, कुछ लोगों को जब भी रात को उनकी नींद खुलती है किसी भी कारणवश या यूरिन के कारण, तो बार बार उठ के पानी पीने की एक आदत जैसी पड़ जाती है। या कुछ लोग कहते हैं हमारा मुंह सूख रहा है, तो मेरी सलाह है कि रात को उठने पे बार बार पानी ना पिएं। बहुत ही आवश्यक हो, ज़रूरी हो तो बिल्कुल कम से कम 1 घूंट पानी पिएं। और सारा पानी जो है एक साथ ना पिएं। कई लोगों को मल त्याग में समस्या होती है, बुजुर्गों को खासतौर से, तो वो रात को 1 लीटर पानी पी लेते हैं या सुबह उठते से ही 1-2 लीटर पानी पी लेते हैं। तो ये सब पानी जाएगा कहाँ? ये तो आखिर आपकी अल्टीमेटली यूरिन बन के ही बाहर आना है। तो ये सारा पानी आप एक साथ पी लेंगे तो एक साथ इतनी सारी यूरिन बन जाएगी, फिर आपको बार बार बाथरूम के चक्कर लगाना पड़ सकते हैं। तो आवश्यक है कि इसको आप स्पेस आउट करके कुछ मिनटों में, घंटों में धीरे धीरे करके पानी पिएं। तो सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को जीवन शैली में परिवर्तन से। किस प्रकार सर ने बताया कि आप इस तरह के परिवर्तन करके अपने जीवन में ये प्रोस्टेट की बीमारी से किस तरह बचा जा सकता है। इसी कड़ी में सर एक प्रश्न हमारे श्रोता जानना चाहते हैं, कौन से टेस्ट प्रोस्टेट के इलाज में काम में आते हैं? जी हाँ, ये काफी अच्छा सवाल आपने किया है। जी सर। क्योंकि आजकल मरीज खुद ही टेस्ट करवाते हैं और फिर डॉक्टर के पास में आते हैं। तो सबसे पहला और सबसे पुराना टेस्ट है सिंपल यूरिन रूटीन टेस्ट, जिसमें यूरिन की पूरी टेस्ट होती है, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। इसमें हमें यदि कोई ब्लीडिंग उसमें हो रही है, कोई इन्फेक्शन आ रहा है या दूसरे ऐसे घटक जो कि पथरीकारक हैं वो उसमें आ रहे हैं, या उसका पीएच कुछ चेंज हो रहा है, तो उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। फिर एक महत्वपूर्ण टेस्ट हमारा होता है PSA टेस्ट, जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट, जो कि प्रोस्टेट से निकलने वाला एक तत्व जो खून में बहता है, इसका टेस्ट हमें सुबह के समय ही करवाना चाहिए आइडियली। और इसकी एक मात्रा, एक लिमिट होती है 4 तक की। 4 से अधिक आने पे ये कैंसर को इंगित करता है और 4 से कम पे सामान्यतः कैंसर नहीं माना जाता है। तो ये टेस्ट हर पुरुष को 50 की उम्र के बाद एक रेगुलर 3 साल में 4 साल में करवाते रहना चाहिए। खास तौर से जिन पुरुषों के यहाँ उनके काका, नाना, भाई, मामा, पिता में यदि प्रोस्टेट का कैंसर रहा हो तो। एक टेस्ट और होता है हमारा, वो है बहुत कॉमन, सभी लोग जानते हैं, सोनोग्राफी का टेस्ट, जिसके अंदर हमें प्रोस्टेट का आकार कितना बड़ा है, उसकी ग्रंथि का वजन कितना है और मूत्र त्याग करने के बाद कितनी यूरिन बची हुई रह गई है, ये महत्वपूर्ण जानकारियां हमें उसमें मिलती हैं। तो ये आप ज़रूर करवाएं। इसके अलावा जो एक टेस्ट बहुत कॉमन है जो डॉक्टर खुद करते हैं, रेक्टल एग्जामिनेशन का, उंगली के द्वारा प्रोस्टेट की जांच का, वो टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है कैंसर को रूल आउट करने के लिए। तो ये कॉमन टेस्ट हैं जो कि करवाना चाहिए। बाकी जो शुगर पेशेंट हैं वो अपने शुगर की जांच नियमित रूप से करवाते हैं। और ख़ास तौर से एक मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ पेशेंट में प्रोस्टेट की बढ़त काफ़ी ज़्यादा होती है, सामान्य से अधिक। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट प्रोस्टेट को लेकर थोड़े से ज़्यादा सचेत रहें। जी सर। तो सर ने ये बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। और इसी कड़ी में सर आगे हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर से बचाव कैसे कर सकते हैं? जी, मैं रेडियो दस्तक के श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि कैंसर से बचाव के लिए एक तो है कि 50 साल से ऊपर और 70 साल से कम जो भी पुरुष हैं वो नियमित रूप से अपनी PSA की टेस्ट करवाएं हर 3 से 4 साल में। और यदि जिन पुरुषों के यहाँ ऐसी फैमिली हिस्ट्री है, यदि उनके पिता में, काका में कैंसर कभी हो चुका है, प्रोस्टेट का, पेनक्रियास का, या उनकी माताओं में, बहनों में कभी स्तन कैंसर वगैरह रहा हो, तो वो लोग फिर 2-2 साल में ये टेस्ट कराएं और 40 साल से ऊपर में ही वो टेस्ट कराना चालू कर दें। क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर में जो लक्षण हैं वो BPH से बहुत अलग नहीं है। पहली और दूसरी स्टेज में तो दुर्भाग्यवश कोई लक्षण होते ही नहीं है।
जी। तो वो मालूम ही नहीं पड़ पाता है। और जब तक पेशेंट को जैसे ये लक्षण आते हैं पेशाब के या फिर हड्डियों में दर्द होना, चक्कर आना, खांसी वगैरह, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो इसलिए PSA टेस्ट नंबर 1 कारगर तरीका है। जी। और नंबर दूसरा जो है वो 50 से ऊपर आप हर 5 साल में कम से कम एक नियमित हेल्थ चेकअप के रूप में अपने सर्जन यूरोलॉजिस्ट से मिलें और रेक्टल एग्जामिनेशन वाला टेस्ट कराएं, ताकि वो मालूम कर सके कि कैंसर आपको है या नहीं है। बाकी जीवन शैली में या खान पान में मैं कहूँगा थोड़ा गरिष्ठ भोजन, वसायुक्त, चिकनाई युक्त तेल, घी, पनीर, मक्खन, इन सब से बचें जी। क्योंकि उसमें कई बार कैंसर की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी सर आपने कि किस तरह से किन किन सावधानियों के रखकर वो अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाकर और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसी कड़ी में हमारे श्रोता जानना चाहते हैं सर, खाने और प्रोस्टेट के विषय में आमजन में बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं, तो कृपया इस बारे में हमें कुछ बताएं सर। जी, काफ़ी अच्छा सवाल है। हमारे यहाँ मैंने देखा है आमजन में ये है कि दूध पानी हम पी लेते हैं, उससे हमारी यूरिन ज़्यादा चालू हो जाती है जी। और वो अधिकतर रात को ही पीते हैं जी। तो रात को किसी भी प्रकार का तरल पदार्थ आप लेंगे, चाहे वो दूध हो या नहीं हो, तो यूरिन आपकी ज़्यादा बनेगी, तकलीफ आपकी बढ़ेगी। जी। तो ये ऐसा काम रात के समय ना करें, दिन में आपको करना है तो करें। फिर जहाँ तक खाने का प्रश्न है जी, तो मैं इशारा करूँगा शाकाहार की तरफ, क्योंकि मांसाहारी भोजन से प्रोस्टेट डिजीज़ और प्रोस्टेट कैंसर ये दोनों ज़्यादा इन लोगों में पाए गए हैं। जी। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि फल हमें कुदरत ने दिए हैं, तो हरे भरे ताज़े फल आप खाएं। जी। फिर जहाँ तक पर्टिकुलर खाने का सवाल है, तो एक चीज़ होती है लाइकोपीन करके, जो टमाटर में पाई जाती है। जी। जी। तो इसको आप खाएं। कच्चे टमाटर में शायद उतनी ज़्यादा मात्रा में ये ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होती है, तो टमाटर का सूप या सॉस आप ले सकते हैं। फिर गार्लिक यानी लहसुन जो है, उसके बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं कि जितना पुराना करके लहसुन को आप कच्चा खाएंगे तो उसमें जो ऑर्गेनो सल्फर होता है वो प्रोस्टेट कैंसर की रोकथाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। दूसरे हैं हमारे फ्लेवोनॉइड्स हैं जी। जो कि सोयाबीन के अंदर भी आजकल पाए गए हैं, और सोयाबीन वाला प्रदेश भी है हमारा। जी। जी, निश्चित। तो यहाँ पे सोयाबीन के कई सारे आकार प्रकार हैं, टोफू है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो सब आप अपने डाइट में एक नियमित रूप से सम्मिलित करें। और फाइबर यानी रेशे वाला आप खाना ज़्यादा खाएं, क्योंकि जो हार्मफुल केमिकल्स हैं जो कि कैंसर को प्रमोट करते हैं जी। उनको ये फाइबर्स फाइट करने में थोड़ा सा अपनी हेल्प करेंगे। फिर एक जनरल एडवाइस है कि अपना वज़न थोड़ा सा सामान्य के अंदर आप रखें, क्योंकि उन लोगों में कैंसर और BPH होने की संभावना ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों का, अगर बहुत छोटी खान पान से संबंधित चीज़ें हैं पर इनका आप ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये, अगर कैंसर आपके अंदर पनप भी रहा होगा तो उसको बढ़ने से काफ़ी हद तक रोकेगा। जी सर, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको डॉक्टर पुनीत महाडिक सर के द्वारा आज प्रोस्टेट विषय पर दी गई है, और इन जानकारियों को पालन करके आप अपने जीवन को और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रह सकते हैं और स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं। यह तो सर आपने जो भ्रांतियां थी प्रोस्टेट से जुड़ी हुई, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसी कड़ी में एक प्रश्न और हमारे श्रोताओं को बताइए, ये प्रोस्टेट के लक्षण क्या होते हैं? जी हाँ, प्रोस्टेट के जो सामान्यतः लक्षण पाए जाते हैं उसमें है रात को बार बार यूरिन आना, दिन के समय बार बार यूरिन जाना, यूरिन लगने की अचानक से इच्छा होना और यूरिन रोक न पाने में असमर्थता होना, जी, यानी जिसको हम अर्जेंसी कहते हैं। फिर यूरिन की धार कमज़ोर पड़ जाना, यूरिन करने में जोर लगाना, मूत्र का पूर्ण रूप से खाली नहीं होना, कुछ बच गया है इस तरह का एहसास होना, यूरिन की धार टूटना बीच में, यूरिन करके आने के बाद दोबारा पेशाब करने जाने की इच्छा होना, ये सामान्यतः लक्षण हैं जो कि एक BPH में यानी कॉमन प्रोस्टेट डिजीज जिसे हम कहते हैं उसके अंदर होते हैं। फिर कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो इसके कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होते हैं, जैसे किडनीज पे कुछ विपरीत प्रभाव होता है तो उसके जो लक्षण आते हैं, सूजन आना, चेहरे पे सूजन आना वो हो सकता है, या जिन लोगों में पथरियां बन जाती हैं उनमें एक अजीब प्रकार का दर्द और जलन पेट के निचले हिस्से में होना वो हो सकता है। फिर पेशाब के अंदर खून आना, ये सब एक लक्षण हैं जो सामान्यतः प्रोस्टेट के कारण हो सकते हैं। जी सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को आज डॉक्टर पुनीत महाडिक सर द्वारा प्रोस्टेट विषय में दी गई, और निश्चित ही आप हमारे सभी श्रोताओं को इन जानकारियों से बहुत ही फायदा होगा। डॉक्टर पुनीत महाडिक सर से चाहूंगा कि वो हमारे श्रोताओं के लिए कुछ मैसेज देना चाहें, तो उनका स्वागत है। जी, आपके माध्यम से मैं रेडियो दस्तक के श्रोताओं से कहना चाहूँगा कि प्रोस्टेट से बचाव के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, शाकाहारी हेल्दी भोजन को अपनाएं, और
अपना जो हेल्थ चेकअप है उसको नियमित रूप से करें। और उसमें कई बार देखने में आया है कि हार्ट के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रहता है, तो प्रोस्टेट भी एक अंग है, उसके ऊपर भी आप फोकस करें, बुजुर्ग लोग, प्रौढ़ लोग, और उसकी भी जांच अपने डॉक्टर से करवाएं। जी धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, श्रोताओं को एक प्रश्न के बारे में और जानकारी दीजिए कि प्रोस्टेट का इलाज क्या दवाइयों से ही किया जा सकता है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। प्रोस्टेट का इलाज केवल दवाइयों के द्वारा ही किया जा सकता है, संभव है, हो भी रहा है जी। यहाँ तक कि 60% जो प्रोस्टेट के मरीज हैं उनको पूर्ण रूप से दवाइयों से ही कंट्रोल किया जा सकता है। प्रोस्टेट के लक्षणों के लिए हमारे पास कई तरह की दवाइयां हैं और हर 3-4 साल में नए रिसर्च से हमारे जो आर्मामेंटेरियम में नई दवाइयां उसमें ऐड हो रही हैं जो कि स्पेसिफिक हैं, जो कि आपके मूत्र की धार को बढ़ाएंगे और आपको जो बार बार यूरिन आ रही है उसको आने में कुछ कमी आएगी। और प्रोस्टेट की गठान का जो बढ़ना है उसको भी दवाई के द्वारा कुछ हद तक, यानी ऑपरेशन के बराबर तो नहीं, पर कम से कम 40% तक उसको सिकोड़ के उसका साइज जो है कम किया जा सकता है। और इसी में मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो प्रोस्टेट कैंसर की दवाइयाँ हैं आजकल, वो भी अब कीमोथेरेपी की आवश्यकता उतनी ज़्यादा नहीं रह गई है। सिंपल टैबलेट्स आ गई हैं जो आपको अपने घर पे बैठ के खाना होती हैं और उसी से प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट भी हो जाता है। तो अब वो प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट भी उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रह गया है जितना पहले था कि बिना रेडियोथेरेपी के, कीमोथेरेपी के काम शायद होता ही न था। तो अब सिंपल दवाइयाँ आ गई हैं जो घर बैठ के भी आप खा सकते हैं। और BPH यानी विस्तारित प्रोस्टेट के लिए तो हमारे पास में काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ओवर द ईयर्स, मतलब अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे प्रोस्टेट सर्जरीज में एक लगातार एक गिरावट आ रही है, क्योंकि दवाइयों से ही लोग अवेयर हो रहे हैं। सही समय पे सही इलाज करने से उसको सही तरह से उसकी रोकथाम हो रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर पुनीत महाडिक सर के द्वारा रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं को अभी डॉक्टर साहब के द्वारा दी गई। डॉक्टर साहब, हमारे रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ, मैं आपके श्रोताओं को संदेश देना चाहता हूँ कि BPH यानी प्रोस्टेट रोग से बचने के लिए एक हेल्दी जीवन शैली का प्रयोग करें। मेरे बताए अनुसार शाकाहारी भोजन को लें और सही समय पे अपने डॉक्टर से नियमित रूप से जांच कराएं और ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी का टेस्ट कराएं, और सही समय पे सही दवाई को अगर आप चालू करते हैं तो ऑपरेशन के बिना भी प्रोस्टेट का इलाज किया जा सकता है। धन्यवाद सर, आज आपने यहाँ आकर अपना इतना महत्वपूर्ण समय हमको दिया और बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, जिससे हमें पूरी उम्मीद है कि उन्हें बहुत लाभ पहुंचेगा। इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, यह थे हमारे साथ उज्जैन के काफी अनुभवी डॉक्टर पुनीत महाडिक जी, जिन्होंने प्रोस्टेट विषय के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। दोस्तों, कोई भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए और जरा भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि लापरवाही करने से समय के साथ साथ वह बीमारी और भी गंभीर हो सकती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर पुनीत जी ने जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और वह सभी आपने ध्यान से सुनी होगी। और अगर प्रोस्टेट विषय के संबंध में आपको कोई भी समस्या है या आपके किसी परिचित या परिवारजन को कोई भी समस्या है, तो आप उन्हें भी यह जानकारियों से अवगत करें और उन्हें प्रेरित करें कि वे लापरवाही न बरतें और अपनी बीमारी का ठीक ढंग से इलाज करवाएं। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आप सभी के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न या कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके सभी सुझावों पर भी जरूर विचार करेंगे। दोस्तों, आप रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों और अपडेट्स के लिए हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर भी, जहां पर आपको अन्य गतिविधियों की जानकारियां भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत की अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे आपके स्वास्थ्य से जुड़े अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय और उससे जुड़े विशेषज्ञ के साथ, ताकि आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियां मिलती रहें। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। धन्यवाद। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।